نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل। अच्छी मिसाल दी उसने, मोटी मिसाल दी और समझाया कि शेयर्स के और म्यूचुअल फंड के दरमियान फर्क क्या है। उसको मोटी मिसाल से समझाया ताकि हर बंदा समझ सके कि ये इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है, टेक्निकल हिसाब से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। आप कहां से आए हजरत? कनकाडिया से। कैसे आए हजरत? बस से। कार से भी आ सकते थे। अब बस से आए हैं, कार से आते तो आपको रिस्क होता नहीं होता कि भाई खुद कार चलाएं और उसके खड्डों को देखें, सारी चीजों को देख करके अगर रूट भूलने का भी अंदेशा है कि कहीं रूट भूल के इधर से उधर चले गए। अब आपने सोचा कि भैया इसमें पैसा भी ज्यादा लगेगा, टेंशन भी होगा, मैं क्यों इसके अंदर ये करूं, अपने आप को खपाऊं। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि किसी ड्राइवर को पकड़ता हूं या बस में चढ़ जाता हूं जो उसी रूट में जा रही है और उसका जो ड्राइवर है वो एक्सपर्ट है और वो मंजिल तक मुझे पहुंचा देगा। आपने क्या किया? चढ़ गए, टिकट दिया। आपने जो टिकट का पैसा दिया गोया के वो उसका कमीशन है जो उसने खर्च किया आपके ऊपर। यही है फर्क म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में, दूसरा कुछ नहीं है। यही है फर्क म्यूचुअल फंड में और शेयर्स में। इसके टेक्निकल अल्फाज के अंदर ना जाएं। इसके टेक्निकल अल्फाज के अंदर जाएंगे तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी मखसूस इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जिसके जरिए आप बहुत सारे मुख्तलिफ सरमायाकारी के मौके में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। एक तो फर्क समझ में आ गया कि क्या है म्यूचुअल फंड, क्या है। शेयर्स के अंदर भी म्यूचुअल फंड होता है, शेयर्स के अंदर भी, उसके अक़साम जब आएंगे मैं उसको जिक्र करूंगा आगे। म्यूचुअल फंड क्या है? बजाय मैं खुद रिस्क लेके शेयर्स खरीदना बेचना करके नफा कमाने के, किसी माहिर असेट मैनेजर को मैं अपना रकम सौंप देता हूं और कहता हूं कि तुम मेरी जानिब से, ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी जानिब से तुम कारोबार करो, तुम कारोबार करो, जो भी नफा आएगा या जो भी नफा आए या ना आए मैं तुमको फला % आपको क्या करूंगा, फीस दूंगा, कमीशन दूंगा। यही है म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में दूसरा बड़ा फर्क यह है कि जैसे कि शेयर्स खरीदते हैं, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मैं 10 कंपनियों का शेयर खरीदूंगा, लेकिन उसी 10,000 रुपए को म्यूचुअल फंड में लगाया तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है वो क्या करेगा, 10,000 रुपए को 10 के बजाय 50 कंपनियों में लगाएगा। तो मेरा रिस्क क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। एक आदमी है जिसने एक कंपनी का शेयर खरीदा, अब एक कंपनी का शेयर ऊपर गया तो नफा, नीचे गया तो पूरे पैसे का नुकसान। 10,000 में से 20% का नुकसान हुआ, 2,000 खत्म, 2,000 खत्म। अगर इसी 10,000 को बजाय एक कंपनी में लगाने के 5 मुख्तलिफ कंपनियों में लगाया, एक कंपनी आगे गई एक कंपनी नीचे गई, कम से कम बैलेंस तो हो जाएगा, बैलेंस तो हो जाएगा। इसके लिए अक्सर लोग क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय यह है आपको इन्वेस्ट करना ही है तो फिर म्यूचुअल फंड में करें, ना कि शेयर्स में। और शेयर्स में कौन बंदा करेगा, जिसके पास एक्सेस अमाउंट हो। एक्सेस अमाउंट मतलब ज्यादा, ओवरफ्लो, ज्यादा पैसा है। ऐसा नहीं, आमतौर से हमारे मौलवी लोग भी शुरू में घुसे थे। कब? कोरोना के वक्त में, भैया बैठे रहो घर में ही करो, 50,000 कर्ज लेके डाला, 1 लाख इधर से उधर से बेच के डाला। अब वो शेयर मार्केट रिस्क भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी ज्यादा है। अचानक हालात की तब्दीली की वजह से जब कंपनियां क्रैश की गई, इसी तरह से जब शेयर मार्केट नीचे गिरा तो उनका पूरा पैसा ही चला गया। तो इसके लिए कहते हैं कि शेयर्स के बजाय म्यूचुअल फंड में लगाएं। एक तो उसमें क्या होगा कि आपको सर खपाने की जरूरत नहीं होगी, दूसरा यह है कि आपका जो पैसा है डाइवर्सिफाइड होके जाएगा, यानी एक ही पूल में जाने के मुख्तलिफ जगहों में जाएगा, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, आप नफा ना हो ना सही, नुकसान से तो कम से कम कुछ ना कुछ बचेंगे। वरना शेयर मार्केट हाई वॉलेटिलिटी कहते हैं, यानी ज्यादा ऊपर नीचे। कभी एक खबर आ गई कि फलान जगह जंग छिड़ गई, धड़ करके गिरेगा। जैसा आया ना, एक खबर आई थी कहां से, यूएस से, कि भाई फलां कंपनी ने इतना बड़ा घपला किया, ये किया वो किया, 20 लाख करोड़ रुपए ऐसे ही अंदर घुस गए। क्यों? कि इसके अंदर इतनी हाई वॉलेटिलिटी है। तो इसके लिए कहते हैं कि आप अपने पैसे को बजाय शेयर्स में लगाने के म्यूचुअल फंड में लगाएं। अब सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड क्या क्या है,
तो इसकी कई अकसाम हैं। एक तो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेप्ट म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसी तरह से इसके बहुत सारे अकसाम हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? आप जिस भी कंपनी के म्यूचुअल फंड में लगाएं, आप उनसे पूछें कि भाई आप मेरा पैसा किस म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। अगर वो कहता है कि वो क्या कर रहा है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, इक्विटी कहते हैं शेयर्स को, यानी आपका जितना पैसा आएगा पूरे का एक पूल बनाएगा फंड मैनेजर, क्या करेगा, 50 कंपनी के शेयर में लगाएगा, 50 कंपनी के शेयर्स में लगाएगा। दूसरा होता है डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड क्या है? शेयर्स में लगाना खतरा, शेयर्स में लगाना खतरा है। वो तो हम मौलवियों की ही हिम्मत है, हर आदमी की हिम्मत नहीं है, हम खतरा देख लेंगे। लेकिन क्या करता है, जो बादे लोग कहते हैं भैया हमको खतरा नहीं लेना, बल्कि हमको तो फिक्स्ड इनकम चाहिए, सूद चाहिए। कितना सूद चाहिए? सालाना 3%, सालाना 5%। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो आपके पैसों को लेकर पूरे के पूरे कर्ज के दस्तावेजात खरीद लेता है। कर्ज के दस्तावेजात यानी कर्ज देके उससे दस्तावेज खरीद लिया, बॉन्ड्स खरीद लिए, डिबेंचर्स खरीद लिए, इसमें तो फिक्स होता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, डेप्ट म्यूचुअल फंड, डेप्ट मतलब कर्ज के म्यूचुअल फंड। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड क्या है? दोनों को मिलाकर, बस इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़े। म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी का तरकीबी ढांचा, फंड की इंतजामिया का मुआवजा, ये सारी चीजें आपको कोई जरूरत नहीं है, खासतौर से उलमा के लिए। तो मतलब कैसे काम करता है, इसमें उसमें फर्क यह है कि जो बंदा शेयर्स खरीदता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं, और जो बंदा म्यूचुअल फंड खरीदता है उसको यूनिट होल्डर कहते हैं, यानी उसको यूनिट्स में तकसीम कर देते हैं, हिस्सों में तकसीम कर देते। शेयर्स का तो पहले से हिस्सा हुआ होता है, 10,000 1,00,000 हिस्सों में तकसीम किया, एक शेयर की वैल्यू आपको मालूम है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड क्या करता है कि पूरे के पैसे को लेके एक जगह डाल के उसको तकसीम करता है, जिसको यूनिट कहते हैं, यूनिट होल्डर्स कहते हैं। और इसका क्या है कि जो बंदा शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या मेरा किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसे देकर उससे काम करा के नफा हासिल करना जायज है कि नहीं है, यानी उसको जो रकम दी जा रही है तो फंड के इंतजामिया को जो उजरत दी जा रही है वो जायज है कि नहीं है? जायज होना चाहिए, चाहे कहीं भी लगा ले। उसके लिए चंद उसूल हैं, देखेंगे कि भाई जायज तो है, लेकिन वो जो मेरा म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो मेरा पैसा कहां लगा रहा है, वो मेरा पैसा कहां लगा रहा है। मिसाल के तौर पर एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जो पूरे का पूरा क्या करती है, नॉन शरिया कंप्लेंट स्टॉक्स में लगाती है, तो कैसे जायज होगा, उसमें घुसना ही जायज नहीं। इसी तरह से डेप्ट म्यूचुअल फंड में लगाती है, यानी कर्ज की दस्तावेजात खरीदती है, और हमने उसको पैसा दिया कि मेरे पैसे को वहां लगाकर कमा कर दे, मैं आपको उजरत दूंगा, कैसे जायज होगा? नहीं, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि शरिया कंप्लेंट म्यूचुअल फंड में लगाए। शरिया कंप्लेंट म्यूचुअल फंड में, शरिया कंप्लेंट म्यूचुअल फंड क्या है? खरीदो फरोख्त करे, इसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं, 2 दिन करा के पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, शरिया कंप्लेंट म्यूचुअल फंड्स क्या है कि उसके लिए जरूरी है कि जैसे हजरत ने बताया कि शरीयत के उसूलों की पासदारी करे, डेप्ट में ना लगाए, कर्ज की दस्तावेज ना खरीदे, अगर लगाता है इक्विटी में लगाए, इक्विटी में लगाए या गोल्ड में लगाए, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो यहां पर जो गोल्ड में लगाएगा, इक्विटी में लगाएगा, वो भी शरीयत के उसूलों की पासदारी करते हुए लगाए। लेकिन अब मसला यह है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कंपनी का शेयर क्या है, म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड हलाल है कि हराम है, कैसे पता चलेगा? अक्सरियत, वलील अक्सरी हुक्मुल कुल, कैसे अक्सरियत देखी जाएगी? मुझे समझ में नहीं आया, क्या मतलब अक्सरियत देखने का? आपको दे देंगे हजरत, आप टोपी वाले, दाढ़ी वाले, अल्लाह वाले दिख रहे हैं, आपको पूरा लिस्ट वही देंगे जो आपके मुनासिब हो। हम जैसा कोई जाता तो खैर चलो भैया इसको क्या पता, आप तो अल्लाह वाले लग रहे हैं, आपको तो पूरा वही दिखाएंगे जो बिल्कुल अल्लाह अल्लाह करे। फिर कैसे पता करेंगे? बैलेंस शीट देखने से आपको पता चल जाएगा, कब लेती है, कब देती है, क्या करती है, वो तो नहीं जिक्र करती ना, उसमें सिर्फ इतना है कि इतना लिया, इतना दिया, शरीयत के हिसाब से लिया, शरीयत के हिसाब से दिया, ये भी तो जानने की बात है। वहां शेयर्स के मसले में आपको सिर्फ इतना मालूम होना काफी है कि भाई कहां से कमाया, कहां लगाया, वहां तक। लेकिन म्यूचुअल फंड एक अलग है, वो शेयर से भी आगे है। फिर कैसे पता करें कि भाई फला कंपनी का म्यूचुअल फंड हलाल है, हराम है?
उसको शरिया कंप्लेंट माना जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता होगा? यही सवाल है। आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपको यह इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? से है, उसको देखना पड़ेगा। नहीं, ये इंफॉर्मेशन जो है ना, आप देखेंगे, कहां से लेके देखेंगे? कंपनी ही से तो लेके देखेंगे जी। अब यहां तो हिंदुस्तान में तो अंधी नगरी है, वो हर एक चाहता है कि भाई आके घुसो, आके घुसो। क्या है, म्यूचुअल फंड आसान है, क्या पता नहीं किस तरह के ये। अब यहां हमें शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए मुस्लिम, बहैसियत मुसलमान, हमें क्या देखना है और ये हम कंफर्म कैसे करें? वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको क्रॉस चेक कैसे करें कि वो दे रहा है हकीकत भी है कि नहीं है? इसके लिए कहते हैं कि एक शरिया बोर्ड हो, एक शरिया निगरान बोर्ड हो, शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड हो, जो इस चीजों को देखेगी, देख के जानेगी कि भैया ये कंपनी शरिया कंप्लेंट है कि नहीं है। और इस तरह से हिंदुस्तान में सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड हैं जो शरिया कंप्लेंट है। एक तो है टाटा एथिकल फंड, दूसरा टॉरस एथिकल फंड, तीसरा निपॉन इंडिया ETF शरिया 20। निपॉन इंडिया ETF शरिया 20। अब ये जो 3 कंपनी मैंने बताया, क्यों बताया? आप सवाल कर सकते हैं, आपने इसको शरिया कंप्लेंट कैसे बता दिया? इसलिए कि इसके बोर्ड में बड़े बड़े उलमा हैं जो निगरानी करते हैं, जो सर्टिफाइड करते हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं हम देखेंगे। उनके अग्रीमेंट्स होते हैं किसके दरमियान? कंपनी के दरमियान और शरिया बोर्ड के दरमियान। आप इंडिविजुअल पर्संस को उतना नहीं दिखाएंगे, इनफिरादी शख्स को उतनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन इनको देना जरूरी है। उनका MOU होता है, आप हमारे से कोई चीज नहीं छुपाएंगे। और इसकी शरिया बोर्ड में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम है, और इसी तरह मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब जो इंग्लैंड के हैं वो है, जो दोनों के दोनों हमारे अकाबिर हैं। तो हम एक एतबार कर सकते हैं, वरना आमतौर से इसको इसलिए इतनी तफसील से बता रहा हूं कि बहुत सारे नॉन शरिया कंप्लेंट म्यूचुअल फंड भी आके कहते हैं, देखिए मौलाना हमारा कोई सूद में है, कोई बैंक में है, कोई किसी में है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, उतना है ना तो किसी से सर्टिफिकेट ले लो। नहीं, उनको पता है ना किसके पास लेना पड़ेगा, हर आम आदमी से तो नहीं लेंगे, और लेंगे भी तो उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फतवा तो नहीं है। क्यों कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि किसने दे दिया? अब खालिद सैफुल्लाह साहब रहमानी से अगर जाके पूछेगा, वो तो इंफॉर्मेशन पूछेंगे, उनके पास अहबाब हैं, अफराद हैं, ऐसे जानकार इकोनॉमिस्ट हैं जो क्या करते हैं, तहकीक करके बताते हैं। तो इसके लिए यहां इतनी तफसील से इतनी इसलिए बता रहा हूं कि इस चीजों में भी उलमा की अहमियत है, यहां पर भी उलमा की अहमियत है। हम कहते हैं ना कि भैया उलमा को कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में वायरल करते हैं कि फुला ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, बेशक हराम है, फुला ने ये कर लिया, लेकिन अपने अंदर कोई स्किल डेवलप नहीं करते, अपने अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं पैदा करते। हालांकि आप जाके देखें, कहां बड़े बड़े ममालिक में, मलेशिया वगैरह में, एक एक शरिया स्कॉलर की, एक एक आलिम की सैलरी आपको CA चार्टर्ड अकाउंट की सैलरी से भी बढ़कर है, लेकिन सलाहियत हो। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इसमें अंदर माशाअल्लाह हिंदुस्तान में कोई नहीं मिला, जाके इंग्लैंड से पकड़ के मुफ्ती बरकतुल्लाह साहब को। वो हैं हिंदुस्तान के, लेकिन इंग्लैंड के इस्लामिक बैंक ऑफ ब्रिटेन के शरिया एडवाइजर हैं। तो यह कहने का मतलब यह है कि हम कोई भी कंपनी अगर दावा करती है कि मेरा म्यूचुअल फंड शरिया कंप्लेंट हलाल है, आप उससे प्रोडक्ट की डिटेल्स लेकर आप मुतमईन नहीं हो सकते, क्योंकि वो आपको चकमा देगा। आप उससे एक ही पूछे कि भैया तेरी जो कंपनी शरिया कंप्लेंट है, इसकी सर्टिफिकेशन किसने की है और सर्टिफिकेशन करने वाला कैसा है। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट के बाद, इसके इख्तिराम के बाद शरिया बोर्ड की अहमियत के ऊपर इंशाल्लाह हमारे वहां उसामा साहब पेश करेंगे, क्या है उसके लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब जाके हम किसी को शरिया बोर्ड में बिठाएं। जी इस्लाम, जी 5% रेवेन्यू नॉन फाइनेंशियल बता रहे। देखिए हजरत, वो जो है वो कहां का है इस्लामिकली, पहले कहां का है, उसके शरिया बोर्ड में कौन है, बाहर के हैं, यहां का पता नहीं है। यहां की हालत के हिसाब से, क्योंकि हर मुल्क के हिसाब से शरिया स्क्रीनिंग में तब्दीली होती है,
हर मुल्क के हिसाब से। मेरे पास टाइम नहीं है और प्रेजेंटेशन भी नहीं है, छोड़ के आ गया, वरना मैं दिखाता आपको कि जिस शरिया स्क्रीनिंग जो मेथोडोलॉजी है 14-15 तरीके से है। कितने तरीके से? जैसे कि सुबह में एक साहब ने पूछा, क्या पूछा कि एक कंपनी जैसे कौन है, इस्लामिक स्टॉक्स के बारे में पूछा, उन्होंने तो सिर्फ 20% लिखा है, हालांकि आपने 33% कहा। मैंने जो 33% कहा, मैंने नहीं कहा, आईओफी की बात को नकल किया। आईओफी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो पूरे दुनिया की बड़ी एक स्टैंडर्डाइज एकेडमी है और जिसमें बड़े बड़े दुनिया के उलमा हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी, यूसुफ अल करजावी, शेख निजाम याकूबी, ऐसे बड़े बड़े उलमा, उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई कंपनी की शरिया लिस्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए। और वो जो 20% है वो भी वो साबित करते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ही के फतवे से। अब बताए किसको ले? अगर आईओफी को लेंगे वहां भी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, यहां लेंगे इंडिविजुअल फतवा। लेकिन देखना यह है कि वो फतवा खुद उनके मुल्क में चलता है कि नहीं है और किस तनाजुर में दिया हजरत ने, क्या वो फतवा अब भी है? ये सारी चीजें होती हैं। ये जो आपने बताया यही चीज है कि भाई इस्लामिकली ने बताया, तो हो सकता है उनके क्राइटेरिया के खिलाफ हो और वो इंडियन बेस्ड नहीं है। क्लियर? और कोई सवाल? इस तरह से सर्टिफिकेट देते हैं और ये सर्टिफिकेट वन टाइम नहीं होती, 6-6 महीने में रिन्यू कराना पड़ता, साल में रिन्यू कराना पड़ता है, पूरे अकाउंट्स जमा कराने पड़ते हैं, पूरी ऑडिट रिपोर्ट जमा करानी पड़ती है, तब जाके ये शरिया स्कॉलर देते हैं कि हां आपकी कंपनी शरिया कंप्लेंट है, वरना कैसे देंगे? ये चूंकि वहां के माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं, इनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज भी है, माशाल्लाह फाइनेंस का नॉलेज भी है, साथ में मुफ्ती भी हैं, तो माशाल्लाह वो इस तरह का क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, जिन पर हम भरोसा करके। हमारे पास क्या है, अगर आसान होता ना हर आदमी सर्टिफिकेट दे देता, जैसे पतंजलि को भी दिया था। तो इसके लिए उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कहना सिर्फ इतना है कि यह चीज इतनी आसान नहीं है। टेक्निकल तौर से अगर देखेंगे, आप इसके अंदर घुसेंगे ना, तभी पता चलेगा कि यह चीज क्या है। और चूंकि अल्लाह ने हमको एक रहनुमा बना के भेजा है, लोग आके हमसे पूछते हैं, भाई कोई भी चीज, सिर्फ इस्लाम की यह खूबी है कि कोई भी चीज अगर इस्लामिक हो तो सबसे पहले मौलवी के पास आएगा, आके पूछेगा, अगर उसको मुतमईन इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिलेगा फिर बदजन होके चला जाए। और ऐसे ही होता है, अक्सर लोग शिकायत करते हैं, भाई मौलवी साहब से पूछो तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या बताते हैं क्या करते हैं करके। तो इसमें एक तरह से हमारी भी यह है। तो ठीक है, यहां तक देख लिया हमने। अब म्यूचुअल फंड को दूसरे तरीके से देखेंगे। एक तरीके से तो हमने देखा उसके नॉर्मल अंदाज में किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, शरिया कंप्लेंट म्यूचुअल फंड क्या है। अब इसी को एक और एंगल से देखेंगे कि म्यूचुअल फंड साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से कैसे काम करता है। देखिए, साख्त के एतबार से म्यूचुअल फंड की दो किस्में हैं। क्या साख्त के एतबार से, यानी खुले साख्त के म्यूचुअल फंड्स, दूसरा है बंद साख्त के म्यूचुअल फंड, ओपन एंड म्यूचुअल फंड, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। खुले साख्त के म्यूचुअल फंड क्या मतलब, इस किस्म के फंड की यूनिट को सरमायाकार कभी भी खरीदो फरोख्त कर सकता है, जब चाहे खरीदो जब चाहे बेचो। आप म्यूचुअल फंड में घुसेंगे तो पूछेगा कि किसमें इन्वेस्ट करना है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। आप कहें कि ओपन एंडेड तो कहेगा कि ठीक है, आप जब चाहे अंदर घुसें जब चाहे एग्जिट करें। आमतौर से लोग इसी तरह के म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी को तरजीह देते हैं, क्योंकि सरमायाकार इसमें जब भी चाहे इस तरह के म्यूचुअल फंड की यूनिट को राइज कीमत पर खरीद सकता है। क्या राइज कीमत पर, कि फला फर्ज करें कि मैंने एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट को 40 रुपए में खरीदा था, लेकिन एक महीने के बाद उसकी कीमत 45 हो गई, 55 हो गई, 35 हो गई। जो भी कीमत है, जैसे शेयर्स को खरीदते हैं उसी तरह से म्यूचुअल फंड के यूनिट को भी राइज कीमत पर खरीदेगा और जब चाहे अपने यूनिट्स को बेचकर अपने सरमाए को हासिल कर सकता है। इसको कहते हैं ओपन एंड म्यूचुअल फंड। दूसरा होता है क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। इस किस्म में सरमायाकार म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को एक मुतअय्यन मुद्दत तक के लिए बेचता है। मुतअय्यन मुद्दत तक के लिए, यानी मैं फंड मैनेजर हूं,
मैंने क्या कहा कि भाई मैं इस तरह का म्यूचुअल फंड बना रहा हूं, आप लोग मेरे यूनिट्स खरीदें, लेकिन आपके यूनिट्स को मैं 5 साल बाद ही हक दूंगा, या तो बेचो या तो वापस ऐसे रखो। इसको कहते हैं, क्योंकि इतना लंबा अरसा जब होता है तो प्रॉफिट मिलने के इम्कानात भी ज्यादा होते हैं। तो जो हजरात जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, जो रोजाना लेना बेचना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि भैया हमको क्लोज फंड में डालो, यानी मेरे पैसे को लॉक कर दो, मैं भी चाहूं तो ना लूं। क्यों कि मुझे भी क्या है, परेशानी है कि आईफोन 15 आते ही मेरा दिमाग खराब होता है। मुतअय्यना वक्त में उनका हदफ पूरा हो जाता है और जरूरी सरमाया उनको हासिल हो जाता है। इस तरह के सरमायाकार अपने सरमाये को एक मुतअय्यन वक्त के लिए बिजनेस में लगाते हैं। मुद्दत गुजर जाने के बाद वो इस सरमाये को निकाल लेते हैं और जो भी फायदा या नुकसान हासिल होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड है ना, नुकसान हो और आमतौर से नुकसान नहीं होता, उसे अपनी यूनिट खरीदारों के दरमियान तकसीम कर देते हैं। इसी तरह से एसआईपी है। बहुत सारे लोग सवाल किए होंगे, मुफ्ती साहब एसआईपी में इन्वेस्ट करना कैसा? एसआईपी क्या है, कोई बताएगा जी? कौन बता रहे थे? माहाना थोड़ी थोड़ी मुद्दत के लिए इन्वेस्ट, और एसआईपी हम जैसे कमजोर लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मिसाल है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड को 1000 रुपए देके, 5000 रुपए देके खरीदना जरूरी नहीं है। आपके 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 200 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। और ये क्या है, सिस्टमेटिक रहेगा। यानी आप अग्रीमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड मैनेजर से कि मैं आपके कंपनी में फुला म्यूचुअल फंड के यूनिट को एसआईपी के तहत में खरीदता हूं। जैसे ही मेरी 1 तारीख आएगी, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए तो आप कट कर लें बगैर इत्तिला के। सिर्फ मैसेज आएगा, फॉर्मल मैसेज कि भाई आपके इतने रुपये एसआईपी में कटे, और ये चलता रहेगा जब तक आप उसको ना रुकवाएं, जब तक आप उसको ना रुकवाएं। यानी आजकल बेशुमार खुले साख्त के म्यूचुअल फंड्स, खुले साख्त के क्यों? यहां पर क्लोज एंडेड रहेगा तो फिर जब चाहे नहीं खरीद सकते, जब चाहे नहीं बेच सकते। एसआईपी जो होगी वो खुले सा ओपन एंड म्यूचुअल फंड में ही होगी। अपने यूनिट खरीदारों को बाज़ाब्ता सरमायाकारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का मौका फराहम करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट क्या? इस स्कीम के तहत छोटे और बड़े दोनों तरह के सरमायाकार कुछ महीनों के वक्फे से म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को खरीद कर म्यूचुअल फंड के हिस्सेदार बन सकते हैं। जैसे शेयर्स थोड़ी मुद्दत के लिए खरीदा, थोड़ी मुद्दत के बाद बेच दिया। अब शेयर्स के लिए क्या है कि एक शेयर्स 1000 रुपए का 1000 रुपए लगाने होंगे। अगर मैंने 500 रुपए दिया तो एक शेयर नहीं खरीद सकते। लेकिन यहां एसआईपी में क्या होता है, छोटे 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 यूनिट में तकसीम कर देते हैं। 1000 रुपए के शेयर्स को 100 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। 100 हिस्सों में तकसीम करने के बाद आपने अगर 200 रुपए का खरीदा तो 20 हिस्से आपको मिल गए, 20 यूनिट आपको मिल गए। छोटे सरमायाकारों को इस तरह की सरमायाकारी में काफी आसानी होती है, क्योंकि इनके पास जो भी महीने 2 महीने में छोटी मोटी बचत होती है वो उसे आसानी से बाज़ाब्ता सरमायाकारी करके मंसूबे के तहत म्यूचुअल फंड में लगाते हैं।